ये है आनंदी देवी का भरा पूरा परिवार, जिसमें आनंदी देवी सास है, उनके पति दिनेश कुमार हैं। आनंदी देवी के 2 बेटे विनोद और प्रमोद भी हैं, जिनमें राम लक्ष्मण सा ना सही लेकिन प्रेम तो है। और उसके बाद अंत में आती है बहू रानी रचना, जो बड़े बेटे विनोद की धर्मपत्नी है। आनंदी बहन के जीवन में हर्ष और आनंद ही आनंद है। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने जीवन में अपने नाम का अर्थ सार्थक कर लिया है। चाहे जो स्थिति हो, आनंदी बहन आनंद में ही रहती हैं। लड़ाई झगड़ा कलेश से उनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं। बड़े बेटे की शादी से कुछ दिन पहले, अरे आनंदी, तू बड़ा कूल मोड में रहती है, लेकिन तेरी जानकारी के लिए बता दूं, अब तेरे बेटे की शादी हो रही है और शादी के बाद घर में बहू आती है, और जिस घर में बहुएं आ जाती है ना, वहाँ से सुख और शांति दूर भाग जाती है। इसीलिए अपनी मुस्कुराहट और आनंद में रहने की आदत को छोड़ दे और थोड़ी बहुत चालाकियां सीख ले, क्योंकि जब एक म्यान में 2 तलवारें रहती है तो थोड़ा बहुत तमाशा तो होता ही है। अरे जाने दो ना सुरेखा बहन, कहाँ हम और कहाँ बहू। कल की लड़कियां, उनके साथ हमारी क्या बहस है। अरे वो बच्ची होगी मेरे आगे। और एक बात बताओ, अपने से आधे से भी कम उम्र की लड़की के साथ क्या रेस करनी। और फिर जब बहू बनाकर हम उसे अपने घर लेकर आ ही रहे, तो उसे यहाँ लाकर अपनापन महसूस कराना तो हमारा ही कर्तव्य होगा ना। और बहन जी, घर की सुख शांति अपने हाथों में होती है। आप देखना, बहू के आने के बाद भी मेरे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। आनंदी की बातें सुनने के बाद पड़ोसन सुरेखा मुंह टेढ़ा करके वहां से चली जाती है। ये सब किताबी बातें हैं, आज जाने दो बहू को, फिर हम भी देख लेंगे कितना आनंद कायम रहता है उनके जीवन में। वैसे ठीक ही कहा है किसी ने, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता। पड़ोसन सुरेखा अपना सा मुंह लेकर वहां से लौट गई थी। कुछ दिनों में आनंद के बड़े बेटे विनोद की शादी होती है और बहू रचना अपने ससुराल आ जाती है 1 सप्ताह के बाद। माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं रसोई के लिए कुछ सामान बाजार से जाकर ले आऊं। अरे बेटा, इसमें बुरा मानने जैसे क्या बात है। ये रसोई और घर सब तेरा ही तो है, जो मन करे वो लेकर आओ और जैसी तेरी इच्छा हो वैसे घर को सजाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और मुझे बाकी की सासों की तरह मत समझना कि मैं छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर घर में कलेश करूंगी। इसका मतलब माँ जी, अगर मैं रसोई के ये पुराने डिब्बे, गैस, चूल्हा वगैरह बदल कर नए जमाने का अपने पसंद के हिसाब से सामान ले आऊं तो आपको उससे कोई एतराज नहीं होगा? हाँ बेटा, बिल्कुल एतराज नहीं होगा। मैंने कहा ना, हमारी तो उम्र हो गई है, हमें जितनी समझती उसके हिसाब से हमने अपनी गृहस्थी को सजाया। अब तुम आज के जमाने के बच्चे हो, जैसा तुम्हें समझ में आए तुम अपने हिसाब से सजा लो। सास की बातें सुनकर बहू रचना तो प्रसन्न प्रसन्न हो जाती है। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि किसी की सास इतनी समझदार भी हो सकती है। मेरी सहेलियां तो वैसे ही मुझे सास का नाम ले लेकर डरा रही थी, और वो विनीता कहती थी सास घर में बहू को 1 चम्मच भी अपनी पसंद का नहीं लाने देती। यहाँ तो मेरी सास ने घर के सामान बदलने के लिए मुझे खुली छूट दे दी। सच में भगवान, जरूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसा परिवार मिला। सास की तरफ से कोई रोक टोक ना होने के कारण बहू रचना खुशी खुशी रसोई के लिए अपनी पसंद के सामान लाकर रसोई को सजा लेती है। जैसा आनंदी बहन ने चाहा था वैसा ही हुआ था। बहू के आने के बाद भी परिवार में भरपूर आनंद था। सास बहू के बीच में किसी तरह की कोई चिक और कलेश नहीं था, तो परिवार में भी सब कुछ कुशल मंगल था। लेकिन शायद उनकी खुशी 2 पल की ही थी। बड़ी बहू को घर में आए हुए अभी 1.5 साल ही बीता था कि छोटे बेटे प्रमोद की शादी की सुख बुगाहट शुरू हो जाती है। प्रमोद की शादी जल्द ही निधि नाम की एक लड़की के साथ होती है और इस तरह घर में छोटी बहू भी आ जाती है। ससुराल में आने के बाद निधि जेठानी और सास के बीच की अंडरस्टैंडिंग को देखकर हैरान रह जाती है। मम्मी, क्या क्या सपने देखकर ससुराल आई थी मैंने तो यही सोचा था ससुराल में जाकर मैं अपनी सास के मन में अपनी खास जगह बनाऊंगी, पूरे परिवार को अपने हिसाब से रखूंगी, पूरे परिवार में मेरे नाम की तूती बोलेगी। लेकिन मेरे तो सारे सपने सपने रह गए मम्मा। अरे बेटा, ऐसा क्या हो गया? कुछ बात हो गई क्या? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? मम्मी, क्या बताऊं आपको, मेरे ससुराल में मेरी जेठानी और सास के बीच में इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे तो लगता है मैं इस घर में अपनी जगह कभी नहीं बना पाऊंगी। अरे बेटा, जब किसी से आगे बढ़ पाना संभव ना हो ना, तो एक और तरीका होता है, और वो ये कि खींच कर दूसरे इंसान को पीछे कर दो, तुम अपने आप उससे आगे हो जाओगी। मैं समझी नहीं मम्मी, आप कहना क्या चाह रहे हो? अरे आप जानती नहीं हो, माँ जी ने पूरे घर की जिम्मेदारी जेठानी जी को सौंप रखी है। घर में पत्ता भी हिलता है ना तो मेरी जेठानी की मर्जी से हिलता है।
अब आप ही बताओ, ऐसे में मैं कैसे बीच में घुसूं और कैसे अपनी जगह बनाऊं? बेटा बिल्कुल बना सकती है तू अपने लिए जगह, बस तुझे एक काम करना होगा। जो कुछ भी तेरी जिठानी कहे ना, तुझे उसका उल्टा बोलना है और हर बात पर सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। समझ गई मम्मा, अब मैं ऐसे ही करूंगी। अगले दिन, मम्मी जी एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बुरा क्यों मानूंगी, और इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये तेरा अपना ही घर है, अगर कोई भी बात मन में है तो खुलकर बोलो। जिठानी जी ने फ्रिज को रसोई में रखा हुआ है। मैं सोच रही थी कैसा हो अगर हम फ्रिज को रसोई के बजाय हॉल में रख दें। रसोई में थोड़ी जगह भी बच जाएगी, और वैसे भी आपको पता है फ्रिज में से कितनी खतरनाक गैस निकलती है। वो रसोई में खाना बनाने वाले के ऊपर गलत प्रभाव डालती है। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी बात कही तुमने। हाँ हाँ, रख लो फ्रिज को हॉल में, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और बेटा इस घर को अपना ही घर समझो। सास की बात सुनकर छोटी बहू निधि फ्रिज को रसोई से निकलवाकर हॉल में सेट कर लेती है। अगले दिन जब बड़ी बहू रसोई में आती है तो देखती है कि फ्रिज रसोई से निकलकर हॉल में रखा हुआ है, जिसे देखकर बड़ी बहू रचना का पारा गर्म हो जाता है। मम्मी जी एक बात बताइए, आपने मुझसे कहा था ना कि मैं रसोई को जैसे चाहे वैसे रख सकती हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल कहा था। तो फिर मैंने रसोई में ही फ्रिज के लिए जगह बनाई थी, और वैसे भी फ्रिज की जगह रसोई में ही होती है, ना कि हॉल में। मेहमानों के सामने से फ्रिज में से सामान निकाल कर लेकर जाना कोई अच्छा लगता है क्या? अरे हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने, बिल्कुल ठीक बात है। तुम ऐसा करो, फ्रिज को ना रसोई में रखवा लो। मम्मी जी क्या कह रही हैं आप? अभी कल तो आप कह रही थी मैं फ्रिज को हॉल में रखवा लूं, अब आप जेठानी जी को कह रही है वो हॉल से फ्रिज को किचन में रखवा ले, ऐसा कैसे चलेगा? अरे बेटा देख, मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम दोनों आपस में देख लो, मुझे परेशान मत करो, मैं सत्संग में जा रही हूँ। इतना कहकर सास आनंदी सत्संग के लिए निकल जाती हैं, और पीछे से दोनों बहू में वाक युद्ध छिड़ जाता है। अरे बहू, आज खाना बनेगा या ऐसे ही बहस करके काम चला लोगे? अरे भाई, हम कहते हैं फ्रिज रसोई के अंदर रहे या बाहर रहे, क्या फर्क पड़ता है? कम से कम खाना तो समय से बना दो। ससुर जी के कहने पर दोनों बहुएं मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और अपने अपने पतियों को धमकी देती है कि जब तक फ्रिज उनकी पसंदीदा जगह पर नहीं रखा जाएगा वो खाना नहीं बनाएंगी। अब फ्रिज का मुद्दा सॉल्व भी नहीं हुआ था कि अगले दिन घर में एक नया महायुद्ध छिड़ जाता है। अरे माँ जी, ये वॉशिंग मशीन बाथरूम में से कहाँ चली गई? अरे बेटा, वो छोटी बहू आई थी मेरे पास, कहने लगी अगर वॉशिंग मशीन हम लोग छत पर रखे तो कपड़े सुखाने में आसानी हो जाएगी। उसे कपड़े धोने के बाद बाल्टी में भरकर छत पर ले जाना पड़ता है। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारा ही घर है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा कर लो। अरे मम्मी जी, ऐसे कैसे आपने उसे मशीन ऊपर ले जाने के लिए कह दिया? बाथरूम में नहाने के बाद अब कौन कपड़ों का गट्ठर लेकर ऊपर जाएगा? वॉशिंग मशीन को तो बाथरूम में ही रखा जाता है। माँ जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये निधि हर बात के लिए विवाद खड़ा कर रही है? उसके आने से पहले भी तो ये घर चल रहा था ना। देखो बेटा, ये तुम लोग देखो, अब ये घर जितना तुम्हारा है ना उतना ही छोटी बहू का भी है। जब मैंने तुम्हें कभी इस घर में कोई काम करने से नहीं रोका तो छोटी बहू के साथ रोक टोक कैसे कर सकती हूँ? अगर तुम इस घर में अपनी मन मर्जी से सामान यहाँ वहां रख सकती हो तो छोटी बहू को भी तो अधिकार है ना कि वो अपनी पसंद से घर में सामान लगा सके। माँ जी, आप सब कुछ देखकर आंखें बंद कर रही हैं। आप समझ नहीं रही है, ये छोटी जानबूझकर मेरे किए हुए काम को काटने की कोशिश कर रही है। खुद को ऊंचा दिखाने के लिए ये सारा नाटक चल रहा है। देख बेटा, लड़ाई झगड़ा कलेश से तो मैं 100 कदम दूर रहती हूँ। मैंने तो पूरे घर की बागडोर तुम दोनों के हाथों में थमा दी है। रसोई हो या कमरा या घर का आंगन या फिर हॉल, कैसे क्या रखना है इसकी पूरी खुली छूट दे दी है तुम दोनों को। अब ये बताओ तुम मुझसे इससे ज्यादा और क्या चाहती हो? मेरा सत्संग में जाने का समय हो गया, मैं चलती हूँ। हर गुजरते दिन के साथ घर एक जंग का मैदान बन गया था। पर्दों के रंग से लेकर फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, हर सामान को लेकर घर में बात बात पर युद्ध होने लगा था, जिससे आनंदी के अलावा लगभग घर में सभी लोग परेशान थे। दोनों बेटे अपनी पत्नियों की इस मनमानी से तंग होकर माँ आनंदी के पास जाते हैं। अरे माँ, घर की बागडोर अपने हाथ में संभाल लो ना। देख रही हो ना बहू के ऊपर जिम्मेदारी डालने से क्या हो रहा है। देख बेटा, ये तो तूने अच्छी बात कही, लेकिन सच बात तो यह है कि इस घर को संभालने की जिम्मेदारी बहू की ही है। अब जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो मैं बहू के ऊपर धौंस दिखाऊं, फिर कल को बहू की नफरत का शिकार बनूं। मुझे यह सब नहीं करना। मैंने तो उनकी अमानत उनको सौंप दी है, अब वो अपने हिसाब से संभाले। अरे माँ, क्या सौंप दिया आपने? दोनों को मनमानी करने की पूरी छूट दे दी है। दोनों ने घर में तांडव मचा के रखा है। हमारे सर पर चढ़कर नाच रही है वो।
ना समय से खाना मिलता है, ना घर की साफ सफाई होती है, रोज मुंह बनाकर बैठी रहती है। ऐसे कैसे चलेगा ये घर? देखो बेटा, मैंने पहले भी कई बार कहा है, एक बार और कह देती हूँ, मुझे कलेश से सख्त नफरत है। मैं रोज रोज दोनों बहुओं की पंचायत के बीच में नहीं पड़ना चाहती। मुझे तो तुम लोग माफ करो। अब तुम्हारी पत्नियां हैं, तुम देखो उन्हें कैसे संभालना है। माँ का जवाब सुनकर दोनों बेटों के माथे से पसीना टपकने लगता है। लगता है बाबूजी से मदद मांगनी पड़ेगी। माँ तो बिल्कुल हाथ झाड़ कर बैठ गई है। पहले उन्होंने ही सारी फसाद की जड़ शुरू करवाई और अब वो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे ना तो उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है, ना ही सुनाई पड़ रहा है। अपनी समस्या लेकर दोनों भाई ससुर जी के पास जाते हैं। पापा, मम्मी की आदत तो आप जानती ही हैं। मम्मा किसी की भी बुराई लेना नहीं चाहती, इसीलिए ना छोटी बहू को कुछ कहती है ना बड़ी को, लेकिन उनके न्यूट्रल स्वभाव के कारण घर में रोज कलेश मचा रहता है। मैंने तो ये भी कहा माँ को कि घर की पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, तो ये दोनों अपने आप सुधर जाएंगी, लेकिन माँ वो करने के लिए भी तैयार नहीं है। अरे बेटा, अपनी माँ की आदत को तुम जानते नहीं हो क्या? वो अपनी बहू की बुराई नहीं लेना चाहती। उसे तो बहू की नजर में अच्छी सास बनकर रहना है, इसीलिए तो उसने बहू को पूरी छूट दे रखी है, जिसका जैसा मन करे वैसे जिए। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि तुम दोनों के जीवन में कितनी उथल पुथल मची हुई है। अब ये रोज रोज का कलेश दिखाई तो हमें भी दे रहा है। ठीक है बेटा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक बहुत जबरदस्त इलाज है। बस तुम दोनों को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, लेकिन यह ना हो कि आज तो तुम पापा पापा करके मुझसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछने आए हो और कल को अपनी पत्नी के सामने जाकर भावनाओं में बह जाओ। अरे नहीं पापा, पत्नियों से परेशान होकर तो आपके पास आए हैं। अब आप फिक्र मत करो, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। बस आप इस समस्या से हमें छुटकारा दिला दो। ससुर जी दोनों बेटों को समस्या का एक बहुत बढ़िया उपाय बताते हैं, जिसे सुनकर दोनों बेटे एकदम खुश हो जाते हैं। अगले दिन देख रहे हैं प्रमोद जी, आप भाभी ने फिर से वॉशिंग मशीन को उठाकर बाथरूम में रख लिया। अरे मैं पूछती हूँ, सारी सुविधाओं का लाभ अकेली जिठानी जी ही उठाएंगी क्या? इस घर की सुख सुविधा छोटी बहू के लिए नहीं है क्या? हम ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं, इसलिए वॉशिंग मशीन भी ऊपर के फ्लोर पर ही रखी जाएगी। ऐसे कैसे तू वॉशिंग मशीन ऊपर ले जाएगी? वॉशिंग मशीन नीचे ही रखी जाएगी। तुम अकेले ही तो ऊपर के फ्लोर पर रहती हो। माँ, बाबूजी, विनोद जी, मैं, हमारा बेटा चिंटू, हम सब तो नीचे के फ्लोर पर रहते हैं ना। तो ज्यादा लोग जहां रहते हैं वॉशिंग मशीन भी वहीं रहेगी, बस बात खत्म। एक बार फिर से आज दोनों बहुएं सवेरे सवेरे ही लड़ने के मूड में नजर आ रही थी। अरे अरे बहू, क्या हो गया? देखो, तुम दोनों झगड़ा मत करो। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक बहुत बेहतरीन उपाय है। मेरे पिताजी कहते थे, झगड़े को खत्म करना है तो झगड़े की जड़ को खत्म करो। अब तुम दोनों के झगड़े की जड़ क्या है? ये वॉशिंग मशीन। तो ठीक है, ये वॉशिंग मशीन आज और अभी कबाड़ी वाले को दे दी जाएगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सारी झंझट ही खत्म। अरे बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं आप? हमारी अच्छी खासी वॉशिंग मशीन कबाड़ में क्यों जाएगी? बड़ी बहू, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि ससुर के फैसलों में उंगली उठा सको। भूलो मत, घर के मुखिया अभी भी हम ही हैं। ससुर जी की बात सुनकर बड़ी बहू नजरें नीची करके अपने कमरे में चली जाती है। ससुर जी ने भी न आओ देखा न ताओ वॉशिंग मशीन को उठाकर तुरंत दोनों बेटों के हाथ कबाड़ी वाले के यहाँ पहुंचा दिया। वॉशिंग मशीन के जाने के बाद दोनों बहुओं की अकल ठिकाने पर आ गई थी, क्योंकि अभी तक तो वॉशिंग मशीन कहाँ रखी जाए कलेश इस बात पर था, लेकिन अब तो उन्हें कपड़े हाथ से धोने पड़ रहे थे। बाबूजी के सामने तो कुछ भी कहने का मतलब है अपनी शामत बुलाना। अब और कोई उपाय नहीं है, चुपचाप अपने कपड़े हाथ से ही धो लेती हूँ। अगले दिन, अरे छोटी, तूने आज फिर से मिक्सचर की जगह बदल दी। तुझे छोटी सी बात समझ में नहीं आती क्या? अरे इतने सालों से इसी रसोई में काम कर रही हूँ मैं। तू रोज रोज सामानों की जगह बदल देती है, जिसकी वजह से आधा समय तो मेरा डब्बे और सामान ढूंढने में बीत जाता है। अब अगर मेरे हाथ का रखा हुआ सामान इस्तेमाल कर लेगी तो नाक नीचे हो जाएगी क्या तेरी? हाँ जीजी, तो मेरी रखी हुई जगह से उठाकर मिक्सचर आप इस्तेमाल कर लेंगी तो आपकी नाक नीचे हो जाएगी क्या? ये काम तो आप भी कर सकती हैं। एक बार फिर से दोनों बहू के बीच में मिक्सी की जगह को लेकर बवाल शुरू हो गया। जैसे ही बहू की आवाज ससुर जी के कान में पड़ती है, वो तुरंत रसोई में आ जाते हैं। छोटी बहू, भूल गई? कल मैंने समस्या का एक समाधान बताया था। चलो ठीक है, आज तुम्हारी ये समस्या भी सॉल्व कर देते हैं। ससुर जी मिक्सी उठाकर घर के बाहर ले जाते हैं और उसे भी कबाड़ी वाले के यहाँ पहुंचा देते हैं। देखो बेटा, अब तुम दोनों मसाला चटनी सब हाथ से पीसो, कसरत भी होगी और ये रोज रोज का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जाओ, अब फटाफट से खाना बनाओ। पापा, ये दोनों तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। आज तो सोफे को लेकर झगड़ा शुरू हो गया।
निधि कहती है सोफे को हॉल में पीछे रखेगी और रचना का कहना है कि सोफा हॉल के एंट्रेंस में रखा जाएगा। अरे बेटा, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? इस समस्या का एक ही समाधान है, सोफा उठाकर कबाड़ी वाले को दे दो, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। अरे बाबूजी, लेकिन आज तो रचना के मायके वाले आने वाले हैं, अब सोफा नहीं रहेगा तो मेहमानों को कहाँ बिठाएंगे? क्यों बेटा, हमारे घर में चटाई है ना, ऐसा करो सोफा निकाल कर कबाड़ी वाले को दे दो और खाली बची जगह पर चटाई बिछा दो। बाबूजी के कहे अनुसार दोनों भाई सोफा उठाकर घर से बाहर निकाल देते हैं और हॉल में चटाई बिछा देते हैं। कुछ ही देर में मेहमान घर आते हैं। अरे रचना, ये घर का क्या हुलिया बना रखा है? तुम्हारा सोफा कहाँ गया? अरे बस बेटा, आजकल ना हमारे घर में सब ऐसे ही चल रहा है। घर से सोफा, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, जूसर, टीवी, फ्रिज सब एक एक करके गायब हो गया। बहुओं की तो इच्छा यह है कि हम लोग शहर का घर छोड़कर अपने पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो जाए। अरे रचना, ये क्या सुन रहे हैं भाई हम लोग? इतना अच्छा घर है तुम लोगों का शहर में, घर में हर तरह की सुख सुविधा थी, फिर ये सब त्याग कर गांव में जाकर फिर से क्यों रहना चाहती हो? रचना के पास अपनी भाभी की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो शर्मिंदा होकर वहां चुपचाप खड़ी थी। मेहमानों के जाने के बाद दोनों बहुएं ससुर के पास जाती हैं। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हम अपना शहर का घर छोड़कर गांव में नहीं जाना चाहते। हमारे घर में हर तरह की सुख सुविधा थी, लेकिन हम दोनों की जिद के कारण हमने सब कुछ गंवा दिया। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, इन सब के बिना मैनेज कर पाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हम मानते हैं हमने बिना वजह के झगड़े में पड़कर अपने घर की सुख शांति को बर्बाद किया, लेकिन वादा करते हैं आगे से ऐसे कुछ भी नहीं होगा। दोनों बहुओं के माफी मांगने के बाद ससुर जी उन्हें माफ कर देते हैं। आपने हमें माफ तो कर दिया बाबूजी, लेकिन हमारे घर का सारा सामान तो चला गया ना। तुम्हारा सामान कहीं नहीं गया बहू, घर का सारा सामान उठाकर मैंने अपनी बहन के यहाँ पहुंचवा दिया था। छोटे को बोल दिया है शाम तक सारा सामान वापस आ जाएगा, लेकिन वादा करो मुझे दोबारा ये सब करने की जरूरत ना पड़े। ससुर जी की बात सुनकर दोनों की जान में जान आती है और दोनों बहुएं आगे से मिलजुल कर रहने का वादा कर लेती हैं। रविवार की शाम और पलक की मां बिंदिया पलक को फोन करती है। बेटा घर आ जा, आज तो संडे है, दामाद जी घर पर ही होंगे। मम्मी, जब तुम्हारा दामाद घर पर होता है ना, तब मेरा और भी ज्यादा काम बढ़ जाता है। बेटा तो क्या मैं तुझसे मिलूं भी ना? अपनी बेटी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा क्या अब? मम्मी, तुम घर आ जाओ। अरे मैं पाव भाजी बनाने जा रही हूँ आज। अच्छा लगता है क्या मैं खाना खाने तेरे ससुराल आऊं? बेटी की शादी कर दी, अब उसके ससुराल में मेरा क्या काम? मम्मी, तुम कौन से बाबा आदम के जमाने की बात कर रही हो? मैं तुम्हें बुला रही हूँ, मिलने आ जाओ बस। पलक पाव भाजी बनाने रसोई में जाती है। पलक को कुकिंग करना बचपन से ही पसंद था और वो रोज नए नए डिश बनाती रहती है। पलक पाव भाजी बनाकर सभी को परोसती है और इतने में ही बिंदिया पलक के घर पहुंच जाती है। समधन जी अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। विक्रम बेटा मुझे छोड़ दो कि? ये भी कोई कहने वाली बात है? विक्रम, जा छोड़ कर आ। ऐसे ही हम आपके बहुत आभारी हैं जो आपने पलक जैसी बेटी हमें दी। विक्रम बिंदिया को छोड़ने जाता है। रास्ते में गाड़ी में बिंदिया कहती है, विक्रम बेटा समधन जी तुम्हारे रिश्ते के लिए परेशान है, वो लड़की देख रही हैं। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम बता दो,
आजकल तो मॉडर्न जमाना है भाई, तुम्हारी शादी उसी से करवा देंगे हम। बेकार में समधन जी अपनी लड़की देखेगी, फिर तुम लास्ट में कहोगे अपनी पसंद, तो उस वक्त ना कुछ हो नहीं पाएगा बेटा। अभी ही जो करना है कर लो, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ हाँ, सब समझ रहा हूँ आंटी जी। विक्रम बिंदिया को उसके घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। रात में वो सेजल के बारे में सोचने लगता है। अगर सच में मम्मी किसी और से शादी करवा देगी मेरी, तो सेजल का क्या होगा? वो मेरा इंतजार कर रही है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ। कल की कल ही मैं सेजल के बारे में सबको बता दूंगा। विक्रम टेंशन से रात भर सो नहीं पाता। अगले दिन पलक नाश्ता लगाकर सभी को बुलाती है। नाश्ते के टेबल पर आते ही विक्रम रंभा और सुनील से कहता है, अब पापा मम्मी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो बेटा। पापा, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे लिए लड़की मत देखिए। ठीक है, मैं तो वैसे भी तेरी शादी ही करना चाह रही हूँ। अच्छा चलो, इसकी शादी होने से पलक कहीं आ जा तो सकेगी। कुणाल और सेजल का परिवार आपस में मिलकर दोनों बच्चों की शादी तय कर देते हैं। बिंदिया को इस बात की खबर लगते ही वो कहती है, चलो अच्छा हुआ, अब मेरी बच्ची को सुकून तो मिलेगा थोड़ा। ऐसे बिंदिया तेरे पास दिमाग बहुत है, थोड़ा पलक को भी बुद्धि आ जाए कि वो समय जगह देखकर खुद को थोड़ा बदल ले। वो तो दिन भर सबके लिए खाना बनाती रहेगी काम वाली की तरह, कभी ना बोलना ही नहीं आता उसे। सेजल और विक्रम की शादी हो जाती है। सेजल शादी होकर अपने ससुराल आ जाती है। वो पलक को देखते ही मन कहती है, मेरी जिठानी तो काम करने में पूरी माहिर है, मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। सेजल, तेरे सुख के दिन शुरू हो गए। तभी रंभा सेजल से कहती है, सेजल, देखो तुम्हें अपनी जेठानी की तरह बनना है। पलक हर काम में माहिर है और उसके खाने का तो जवाब ही नहीं। तुम्हें कुछ ना आए तो उससे पूछ लेना। जी मम्मी जी। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सेजल की पहली रसोई होती है और उसकी माँ का फोन उसे आता है। सेजल, सब ठीक है ना? आज तेरी पहली रसोई है, खाना ठीक से बनाना बेटा। मम्मा तुम टेंशन फ्री रहो, मेरी जिठानी है ना, मुझे तो काम करना ही नहीं पड़ेगा। बेटा ऐसा नहीं होता, ससुराल ससुराल होता है, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। ऊपर से आज तेरी पहली रसोई है। तभी सेजल के पिता फोन लेकर कहते हैं, मेरी बेटी ने आज तक यहाँ काम नहीं किया, वहाँ काम करेगी क्या? बेटा ध्यान रहे, जितना तू काम करेगी ये लोग उतना ही तुझसे काम करवाएंगे। तेरी माँ की बात सुनने लगेगी तो बेघर होते तुझे देर नहीं लगेगी। बोल देना मुझे नहीं आता कोई काम। पापा आप मेरा टेंशन ना लो, सेजल हूँ मैं, हाँ सब मैं देख लूंगी। आप और मम्मी रिलैक्स करो, चलो मैं रखती हूँ अभी। सेजल रंभा के पास जाती है। रंभा उससे कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, तुझे ही खाना बनाना है। सेजल मुंह नीचे करके खड़ी हो जाती है। तब पलक कहती है, क्या हुआ सेजल, इतना नर्वस फील मत करो, खाना अच्छा ही बनेगा। सेजल अपने दुपट्टे को हाथ में घुमाते हुए धीरे से कहती है, वो भाभी मुझे ना खाना बनाना नहीं आता, अभी तो मैंने सीखना शुरू किया था और मेरी शादी हो गई। अरे कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी और तुम बनाते जाना। हाँ हाँ सेजल बहू, खाना तो आज तुम्हारे हाथ का ही खाएंगे हम। सेजल सोचती है, आज अगर मैंने इस तरह खाना बना दिया तो रोज मुझसे बनवाएंगी। मम्मी जी मुझे कांदे पोहे बनाने आते हैं, वो बना लो। हाँ हाँ बना लो ना, क्या खराबी है उसमें। पलक सेजल को रसोई में छोड़कर अपने बाकी के काम में लग जाती है। इतना सड़ा खाना बनाऊंगी कि मुझे कुछ बनाने को कहेंगी ही नहीं कभी। सेजल पहले पोहे को भिगोकर एक तरफ रखती है, फिर कांदे टमाटर को काट लेती है, फिर हरी मिर्च काटकर एक तरफ रख देती है। पोहे में सबसे मेन इंग्रेडिएंट ही नहीं डालूंगी, नींबू और कड़ी पत्ते। सेजल एक कढ़ाई में तेल गरम करती है, फिर उसमें राई, हरी मिर्च, मूंगफली डालती है, फिर उसमें प्याज डालकर भूनती है, उसमें टमाटर डालती है, फिर उसमें पोहे जो कि बहुत ज्यादा भीग चुके थे उसे डालकर उसमें नमक डालकर मिला देती है। इतना नमक और ऐसे पोहे खाने की बात मुझसे कभी कोई खाना बनाने को कहेगा ही नहीं। सेजल नाश्ता लगाती है। सब खाने के टेबल पर आते हैं और जैसे ही सब पोहे का एक निवाला खाते हैं सबका मुंह बन जाता है। कुणाल उठ खड़ा होता है और कहता है, पोहे की जगह जहर दिया है, इतना नमक, छी। कुणाल बेसिन में जाकर मुंह के निवाले को फेंक देता है। बहू ये आता है तुझे, ऐसे पोहे बनते हैं क्या? ना नींबू ना कड़ी पत्ता, ऊपर से इतना नमक। तुमने चीनी भी नहीं दी? पोहे में चीनी डालते हैं तब जाकर प्याज की खुशबू अच्छी आती है। मम्मी जी मुझे तो ऐसा ही आता है,
मैं भाभी को खाना बनाते देखकर सीख लूंगी। नींबू लाओ, चलो, नींबू से नमक कम हो जाएगा, फिर खा लेंगे हम सब। सेजल नींबू लाकर पलक को देती है और पलक सारे पोहे में नींबू डालकर उसे ठीक कर देती है। इधर सेजल मन ही मन खुश होती है कि उसे अब एटलीस्ट खाना बनाने के लिए कोई नहीं कहेगा। इधर बिंदिया को पता लगता है कि उसने विक्रम की शादी करवा कर बहुत अच्छा काम किया है। अब उसकी बेटी पलक आराम से कहीं भी आ जा सकती है। रंभा पलक से कहती है, पलक, दोपहर में तू खाना बना लेना बेटा, नाश्ता भी किसी ने ठीक से नहीं किया है। जी मम्मी जी। दोपहर में पलक रसोई में जाती है और चावल, दाल, गोभी की सब्जी, रायता, सलाद और धनिये की चटनी बनाती है। इतने में ही बिंदिया का फोन उसे आता है। बेटा, अब तो तुझे आराम हो गया ना? ये सब मेरा ही आइडिया था। तेरे देवर को लव मैरिज करने को मैंने ही कहा था ताकि मेरी बेटी फ्री हो सके। मम्मी, सेजल को कुछ आता ही नहीं है। आज उसने पोहे बनाए थे, वो भी इतने खराब कि पूछो मत, निगले नहीं जा रहे थे। मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ। क्या? ये सब तो उल्टा ही हो गया। बिंदिया अपने माथे पर हाथ रख देती है। इधर सेजल ठहाके मारकर अपनी सहेली से बातें करती है और उसे अपनी करतूतों के बारे में बताती है। यार, तूने तो सॉलिड दिमाग लगाया, मैं भी यही करूंगी। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। सेजल के कमरे से आवाज सुनकर रंभा वहीं जाती है और कहती है, बहू, तुझे खाना बनाना नहीं आता तो कम से कम पलक के साथ रसोई में तो खड़ी हो जा, साथ में काम करना सीख, जिससे तू धीरे धीरे सीख जाएगी। जी मम्मी जी। सेजल रंभा के कहने पर रसोई में तो चली जाती है, लेकिन वहां जाकर एक मूर्ति की तरह कोने में खड़ी हो जाती है। खाना बस तैयार हो ही गया। भाभी, मुझसे ऐसा खाना नहीं बनता। कोई बताए और मैं बनाऊं, इसलिए ना मैं आपको खाना बनाते हुए देखूंगी और सीखूंगी। हाँ हाँ, सबका अपना होता है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। लेकिन अब तो खाना बन गया है, तुम ये सब उठाकर टेबल पर ले जाओ। जी भाभी। सब खाना खाकर वाह वाह कर देते हैं और सेजल अपनी उंगलियां चाट कर कहती है, भाभी, क्या खाना बनाया आपने? रेस्टोरेंट फेल है आपके सामने। भाभी से खाना बनाना सीख लो तुम भी। हाँ हाँ, सीख रही हूँ ना। अब पलक तीनों वक्त खाना बनाती है और सेजल बस उसके बगल में खड़ी होकर अपना फोन देखती रहती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और एक रोज कुणाल रंभा से कहता है, मम्मी, मैं और पलक बाजार जा रहे हैं, सेजल खाना बना लेगी। इतने दिनों में कुछ तो सीखी होगी ना? ठीक है, मैं उसे बोल दूंगी, तुम लोग जाने की तैयारी कर लो। रंभा सेजल से कहती है, बहू, तो दाल चावल बना ले, तेरी जेठानी को बाहर जाना है। मम्मी जी, अभी तो मैं सीख रही हूँ, मैं बना दूंगी, पर कोई खाए ना तो बेकार होगा ना। ठीक है, चल आज मैं ही बना देती हूँ तब। पलक और कुणाल शादी के लिए जाते हैं। आज रंभा खाना बनाती है। जब कुणाल और सुनील खाना खाते हैं तो एक नेवाला खाते ही सुनील कहता है, रंभा, आज तुमने खाना बनाया है? पलक के आने के बाद तो तुमने रसोई ही छोड़ दी थी। मम्मी, तुमने क्यों बनाया? सेजल बनाती ना, तुम इतना भीगी हो पसीने में। मैं बना दी थी, लेकिन अभी तो मैं खाना बनाना सीख रही हूँ ना। मम्मी जी, हम रात का खाना बाहर से मंगवा लें? आप खाना रहने दो बनाना। रात में सब बाहर से खाना मंगवा कर खाते हैं। देर रात पलक और कुणाल घर आते हैं और बाहर के खाने के पैकेट देखकर कुणाल पलक से कहता है, यार, एक दिन में ही बाहर से खाना आने लगा। सेजल अभी तक कुछ तो सीखी होगी ना? सेजल से कुछ कहो तो कहती है, मैं अभी खाना बनाना सीख रही हूँ भाभी। पलक, मुझे तो झोल लग रहा है कुछ, कहीं हमेशा तुम ही सब करती ना रह जाओ। अगले दिन सुबह जब पलक रसोई में नाश्ता बना रही थी तब उसकी नजरें सेजल पर ही रहती है, जो कि बस अपना फोन चला रही थी। पलक मन ही मन कहती है, सेजल का दिमाग अपने फोन पर ही लगा रहता है, वो क्या ही मुझे देखती है खाना बनाते हुए। कहीं ये सब इसकी चाल तो नहीं काम से बचने के लिए? अगर ऐसा है तो मुझे भी कुछ करना ही होगा। पलक अब सेजल को नोटिस करती रहती है। नाश्ता बनाने के बाद पलक सेजल से कहती है, सेजल, आज दोपहर में तुम मसाला खिचड़ी बना लो। भाभी, मसाला खिचड़ी? और मैं अभी तो मैं सीख रही हूँ ना, आज आप बना लो, फिर मैं देखकर सीखूंगी। ठीक है। पलक दोपहर में खिचड़ी बनाती है और सेजल खड़ी अपनी सहेली से मैसेज पर बात कर रही होती है। पलक उसे देख लेती है। फिर थोड़ी देर बाद सेजल कहती है, भाभी, मैं कमरे में जा रही हूँ, खिचड़ी में अब सीटी ही आनी तो है ना। सेजल अपने कमरे में जाकर अपनी सहेली से बातें करने लगती है, जो पलक सुन लेती है। मैं खाना बनाना अभी सीख रही हूँ
ऐसा बोल बोल कर सबको बेवकूफ बनाती रहती हो और मुझे खाना बनाना ही नहीं पड़ता। वैसे जिठानी जी है ना, मुझे क्या। सही है तेरा तो। पलक सब सुन लेती है। मैं ही खाना बनाती रहूं क्या? मैं खाने पर एक्सपेरिमेंट करूंगी जिससे खाना अच्छा नहीं बनेगा और फिर मजबूरी में देवरानी जी को खाना बनाना पड़ेगा। अगले दिन पलक रसोई में जाती है और सेजल से कहती है, सेजल आज कुछ अलग बनाना है। मैं सोच रही हूँ प्याज की कचौड़ी सबने खाई है, क्यों ना चाउमीन की कचौड़ी बनाई जाए। भाभी चाउमीन की कचौड़ी कुछ अजीब नहीं लगेगा? अरे ट्राई करने में क्या जाता है, मैं तो आज यही बनाऊंगी। तुम आज रहने दो, इसमें तुम क्या सीखोगी। जी भाभी। सेजल अपने कमरे में चली जाती है और इधर पलक चाउमीन की कचौड़ी बनाने लगती है। चलो हो गया, अब सबको परोसती हूँ। पलक सबको कचौड़ी परोसती है और विक्रम कहता है, वाह भाभी, आप तो जो भी बनाती हो लाजवाब होता है। सेजल, तुम कब भाभी की तरह बनोगी? मैंने तो सोचा था पता नहीं कैसा बनेगा, पहली बार ट्राई कर रही हूँ ना। बहुत अच्छा बना है बहू। तुम्हारे सामने कोई भला टिक सकता है क्या? सबसे तारीफ सुनकर मन ही मन पलक कहती है, यार ये अच्छा कैसे बन गया, मैंने तो कितना खराब बनाने की कोशिश की थी। अब इस सेजल की अक्ल कैसे ठिकाने आएगी। इधर विक्रम धीरे धीरे सेजल से दूर होने लगता है और जब देखो पलक की तारीफ करता रहता है। सेजल, भाभी कितना कुछ करती है, क्या गजब का खाना बनाती है। हाँ भाई, एक भाभी तो सब करती है। तुम्हें अपनी भाभी की तारीफ के अलावा और कुछ आता है क्या? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुमने आज तक खुद से भी कुछ बनाया है क्या? सेजल को विक्रम की बातें लग जाती है। इधर पलक रोज नई नई डिशेस पर एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन खाना कभी खराब नहीं बनता, उल्टा अच्छा ही बनता है हर बार। एक रोज पलक चावल का रायता बनाती है। ये तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं मम्मी जी से कहूंगी, मम्मी जी कुछ दिन का ब्रेक दे दो मुझे, इतना खाना बना बनाकर मैं खाना बनाना ही भूल गई हूँ। और फिर बेचारी सेजल को खाना बनाना पड़ेगा। पलक चावल का रायता सबको नाश्ते में परोसती है। रायता खाकर रंभा कहती है, बहू बूंदी के रायते तो देखे थे, लेकिन ये चावल का रायता पहली बार देख रही हूँ। हाँ मम्मी जी, थोड़ा अलग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये डिश तो बहुत अच्छी बनी है बहू, वैसे भी दही तो मुझे पसंद ही है। फिर आज सब पलक की तारीफ करते हैं और ये सेजल को चुभने लगता है। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज विक्रम के ऑफिस से उसका बॉस उसके घर अचानक से आता है। यहाँ से पार हो रहा था तो सोचा मिलता चलो। तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, तो भाभी से भी मिल लूंगा। जी सर। विक्रम तुरंत कमरे में जाकर सेजल से कहता है, सेजल, बॉस आए हुए, तुम जल्दी से कॉफी बना दो और साथ में कुछ नाश्ता जल्दी से तैयार कर दो। अरे मैं तो अभी सीख रही हूँ ना विक्रम। अब विक्रम को बहुत तेज गुस्सा आता है। इतने में पलक वहां आ जाती है। विक्रम गुस्से में सेजल से कहता है, तुम्हें कहना ही बेकार है। चलिए चलिए मैं बना देती हूँ देवर जी, आप परेशान ना हो। पलक तुरंत कॉफी बनाकर बॉस को देती है। फिर नाश्ते में प्याजी और कटलेट बनाती है। कैसा बना है सर, खाकर बताइए। बहुत अच्छा बना है, मुझे पता है अब अच्छा खाना बनाती है। मुझे लगता है मिसेस विक्रम को शायद खाना बनाना नहीं आता है। जी मैं भी सीख रही हूँ। लगता है आप भूल गई हैं कि पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। अगर पति पर कंट्रोल चाहिए तो खाना तो आना ही चाहिए। पलक भाभी बहुत अच्छी प्याजी बनाती है, अब मैं चलता हूँ। विक्रम बॉस के साथ चला जाता है। पलक सेजल से कहती है, सेजल तुम्हें अभी बचपना लग रहा है, मुझे सब पता है, तुम ये सब काम से बचने के लिए कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन सब में अपना प्यार ही खो दो। पलक अपने कमरे में चली जाती है और इधर सेजल बहुत रोती है। मैं बहुत गलत करने जा रही थी, विक्रम मुझसे दूर होता जा रहा है। सेजल रसोई में जाती है और रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। आज विक्रम की पसंद का मिक्स वेज, तंदूरी रोटी और पुलाव बना लेती हूँ। सेजल रात का खाना बनाकर सबको प्रेम से परोसती है। पलक कहती है, आज सेजल ने खाना बनाया है, विक्रम खाकर बताओ कैसा बना है। पहले तो सब सेजल की शक्ल देखने लगते हैं, फिर खाना खाते हैं। खाना खाकर कुणाल कहता है, पलक तुम अच्छा खाना बनाने के साथ साथ अच्छा खाना बनाना सिखाती भी हो। सेजल खाना बनाना सीख गई अब। हाँ सो तो है, सीख गई है। बहुत अच्छा बना है सेजल। बहुत स्वाद है बहू खाना। सही मायने में आज तेरी पहली रसोई हुई है बहू। सब तारीफ करते हैं एक विक्रम को छोड़कर। खा पी कर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। तब विक्रम रात को एक गुलाब लाकर सेजल को देते हुए कहता है, सेजल
खाना बहुत अच्छा बना था। तुम आखिर सीख ही गई खाना बनाना। थैंक यू विक्रम। काम से बचने के लिए मैं ये सब कर रही थी, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि पति का प्यार मायने रखता है और उसके लिए खाना बनाना ही पड़ेगा। और सीख रही हूँ से लेकर सीख गई हूँ का सफर तय करना ही होगा। विक्रम सेजल को गले लगा लेता है और अब अच्छे से सब चलने लगता है। अरे मैं तो थक गई। हे भगवान, न जाने किसकी नजर लग गई है मुझे। माँ जी सब ठीक है ना? अरे कहाँ ठीक है, ठीक होता तो क्या मैं चिल्ला रही होती? नहीं ना। कैसी बात करिए बहू, मेरा तो सर फटा जा रहा है, पैर भी नहीं चल रहे, सारा दिन थकान भरी रहती है शरीर में, न जाने किसकी नजर लग गई है। माँ जी लगता है किसी चीज की कमी हो गई है। निखिल की शादी वीना से होती है, जो बहुत ही समझदार और पढ़े लिखे घर की बेटी होती है, लेकिन ससुराल उसे मिलता है जस्ट ऑपोजिट। भैया ये मोटरसाइकिल बहुत पुरानी हो गई है, क्यों ना इसको बेचकर किश्तों में दूसरी मोटरसाइकिल ले लूं। अरे सोचना क्या है, दे दो, बेच दो कबाड़ी में। कौन ही खरीदेगा इतनी पुरानी मोटरसाइकिल? लेकिन इसके तो अभी पैसे अच्छे मिल जाएंगे और फिर ये चलती भी बिल्कुल नई की तरह है। नई मोटरसाइकिल की क्या जरूरत है? अरे भाभी तुम कुछ समझती नहीं हो, जितने में बिकेगी वो डाउन पेमेंट कर दूंगा। आप बस भाई को ये बोल दो कि 2-4 हजार की किश्त दे दिया करे वक्त पर बस। ये बोलकर देवर और सास तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन वीना पीछे से कैलकुलेशन करने लगती है कि अगर नई मोटरसाइकिल की ये 3,000 रुपए की किश्त जाती है तो घर के खर्चे से वो उसको मैनेज कैसे करेगी, या सेविंग्स में कितने महीने तक उसको कमी करने की जरूरत पड़ेगी। तभी घंटी बजती है और ऑनलाइन शॉपिंग वाला सामने खड़ा होता है। वीना, कुछ मंगाया था क्या? हाँ माँ जी, 2 ड्रेस मंगाई थी, आ गई क्या? हाँ आ गई। कितने की है भैया? मैडम 4,000 रुपये दे दो। सास वीना से पैसे लेकर उसे देकर पैकेट ले लेती है। वीना को देते हुए कहती है, तेरी बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग होती है, खर्चे पर कंट्रोल करा कर वीना। जी माँ जी, वैसे तो कंट्रोल सभी को करना चाहिए, अकेले मैं ही क्यों करूं। शुरू शुरू में मैंने काफी कोशिश करी, पर देखा जब किसी को परवाह ही नहीं है तो मैं क्यों परवाह करूं। और वैसे भी इस ड्रेस में सेल लगी थी, सेल में लिया है मैंने आधे दाम पर। वीना अपनी नई ड्रेस लेकर कमरे में जाती है जहां नितिन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। मेरा नाश्ता तैयार है और लंच पैक कर दिया। अरे रुको तो देख लूं कैसी ड्रेस आई है। आपको तो खाने की और नाश्ते की पड़ी रहती है हमेशा। पति वीना की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, यार वीना देखो ना, ये शर्ट की बटन कितने दिन से टूटी हुई है, स्लीव फोल्ड करके काम चला रहा हूँ, तुम इसमें बटन क्यों नहीं लगा देती हो? पर वीना तो बेचारी ड्रेस में खोई थी, पति की बातों का होश ही कहाँ था। पति वहां से चला जाता है। काफी देर बाद वीना बाहर आती है। अरे नितिन चला गया ऑफिस। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी कहाँ ऑफिस जाएंगे, अभी तो मैंने उनको नाश्ता और खाना भी नहीं दिया। भैया चले गए। भाभी कहाँ हो आप, किस दुनिया में हो? ऑफिस गए आधा घंटा भी हो गया। हाय रे, तूने मेरे लड़के को बिना खाना नाश्ते के भेज दिया वीना। मैंने भेज दिया माँ जी, तो आप दे देती, आप भी तो खड़ी थी। मैं अगर किसी दिन बिजी हो जाऊं तो आप इतना भी नहीं कर सकती। और वैसे भी कभी रसोई में जाकर देखा, पूरा खाना बना हुआ था। वैसे भी हमारे घर में खाना फेंकने के लिए नहीं बनता। जब घर से सारे बिना खाना खाए जाएंगे, घर के किसी को खाना ही नहीं दोगी तो खाना फेंकने में ही जाएगा ना। मैं आज सोच रहा हूँ बाहर से मलाई चाप और रुमाली रोटी मंगा लूं, जोमेटो कर देता हूँ। तुम खाओगी क्या? 2 रोटी मेरे लिए भी मंगा ले। एक मेरे लिए भी मंगा लीजिएगा देवर जी। बस फिर क्या, बाहर से खाना आता है, सब बैठ के आराम से खाते हैं। और वहाँ ऑफिस में, यार आज खाना लाना भूल गया जल्दी जल्दी में। वैसे तू क्या लेकर आया? खाना तो मैं रोटी लाया हूँ, लेकिन 2 ही। खैर तू चाहे तो पास की गली में बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है, तो बोल तो तेरे लिए ऑर्डर करवा दूं। हाँ कोई चारा भी तो नहीं है। खैर मैं ही मंगवाता हूँ बिरयानी, बुला ले ऑफिस बॉय को। नितिन बाहर से बिरयानी मंगाता है। घर के लोग बाहर से मलाई चाप और रुमाली रोटी खाते हैं। और घर का खाना इसका क्या होता है पता है? अरे सुन, ये सारा खाना ले जा, आज घर में किसी ने खाना नहीं खाया। बहू हमारी नई ड्रेस में उलझी रही सारा दिन, तो हम भी क्या करते, बाहर से मंगा लिया। माँ जी आपके घर से ना बहुत फायदा है, एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट खाना मिलता है मेरे को। रोज मेरे घर वाले आप ही का घर का ही खाते, सारा दिन हम सब काम करते, लेकिन जब रात को हम आपका घर का खाना गर्म करके खाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई पार्टी हो रही है।
हाँ ठीक है, ले जा सारा खाना। वीना ये बताओ रात के खाने में क्या बना रही हो? जरा कुछ अच्छा बनाना, दिन से तो आज घर का खाना नसीब ही नहीं हुआ। रात को पति आता है। वीना आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, दिन में बिरयानी खाई थी, बहुत हैवी हो गई। वीना ये लगता है इस बार सैलरी कटेगी, ऊपर से ऑफिस के कैंटीन का भी काफी उधारी है, तो इस बार मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैनेज कर लेना। हाँ वैसे भी पिछले कई साल से मैनेज ही तो कर रही हूँ। अब मैं सोचती हूँ घर पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। पता नहीं, इतना कमाता हूँ फिर भी घर के खर्चे पूरे ही नहीं हो पाते। क्योंकि तुम्हारे घर पे कोई जिम्मेदार नहीं है। क्या खर्चा करे, कैसे खर्चा करे, किसी को सुनना या जानना ही नहीं है, बस खर्चा करना है। एक तो तुम्हारा भाई पता नहीं कब से पढ़ाई कर रहा है, उसकी तो पढ़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तभी कमरे में रोहन आता है। भाभी, मेरे बारे में कोई बात कर रही हो क्या? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूँ। वैसे कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, वो क्या है ना, कल मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। भैया पैसे दो ना। वीना नितिन की तरफ देखती है। नितिन जेब में से पैसे निकालकर उसे देता है। रोहन वहां से चला जाता है। अब ऐसे में कैसे पैसे बचेंगे? अरे ये तो छोटी छोटी चीज है, अब वो घूमने कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, तो क्या हो गया। हाँ तो फिर ये मत भूलना कि खर्चे भी होंगे। फिर ये बोलो कि सबको अपने शौक पूरे करने हैं, लेकिन समझने को कोई तैयार नहीं है। अरे तो तुम कौन सा समझ रही हो, तुम्हारे भी तो आए दिन ऑनलाइन पैकेट आते ही रहते। वीना को ये सुनकर गुस्सा आता है। वो पैर पटकती कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर जाती है तो उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। अरे देखो देखो क्या हो गया, बहू चक्कर खाकर गिर गई। अरे पकड़ो इसे, क्या हो गया जरा देखो तो। सभी भागकर वहां आते हैं। पति वीना को उठाकर बेड पर लेटाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो अरे क्या हो गया था, बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई थी? डॉक्टर को नहीं बुलाया तुम लोगों ने? अरे नहीं, तुम्हारे मुंह पर मैंने पानी फेंक दिया था और माँ ने मेरे 2 दिन पहले के मोजे सुंघा दिए थे। माँ कह रही थी थोड़ी देर में होश आ जाएगा, और देखो आ गया। माँ तो महान है यार सच में। और क्या, गंदे मोजे सुनकर तो मुर्दा भी उठ जाता है। तू तो बस बेहोश हुई थी। वैसे भी कौन डॉक्टर की इतनी फीस लगाए, पैसे बर्बाद करके कोई फायदा तो है नहीं। हाय मेरी माँ, कितना सोचती है ना पैसों का। तू ही तो है जो बजट संभाल कर चल रही है, वरना पूरे घर में किसी को पड़ी नहीं बजट की। अच्छा होता मैं बेहोशी हो जाती और बेहोशी रहती। होश में आकर अगर यही सुनना था तो। अरे कल को मुझे कुछ हो जाता है तो तुम ऐसे ही पैसे बचाकर क्या करते? हो जाता, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। अरे चलो खाना खा लो, भूख लग रही है। बहू किचन में जाती है। फिर कुछ रोज बाद सास की तबीयत खराब हो जाती है। नितिन बेटा डॉक्टर के पास ले चल, तबीयत बहुत खराब हो रही है। ना खाना पच रहा है, ना नींद आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। रोहन, माँ को डॉक्टर के पास ले जाना, ठीक है? मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं ही ले जाता। और सुन, कुछ फल भी लेकर आना, गर्मी बहुत है ना, खाने का तो दिल ही नहीं करता। ठीक है भैया, क्यों नहीं, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। तुम बस मुझे 10,000 रुपए दे दो। 10,000 रुपए? क्या बात कर रहे हो, इतने पैसे में क्या माँ के लिए अस्पताल खोल रहे हो? अरे मजाक कर रहा हूँ भैया, माफ करना। बस 2,000 रुपए दे दो। 2,000 रुपए डॉक्टर की फीस, दवाई और आने जाने का खर्चा मिलाकर कुछ पैसे बचे ना तो आम और खरबूजा ले लूंगा। क्यों, इतना तो लगेगा ना? हाँ भाई हाँ, इतना तो लगेगा ही। ये ले भाई 2,000, और माँ को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा देना, समझा? लेकिन शाम को जब नितिन ऑफिस से घर आता है तो माँ की तबीयत वैसी ही खराब रहती है। माँ की तबीयत कैसी है? वैसी की वैसी ही है। 4 बार दवा खा चुके लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी भी तबीयत खराब होने का रोना रो रही है। रोना रो रही है? क्या मतलब है? तुम तो बस मेरी माँ के बारे में ऐसे ही बोला करो, मैं ही जाकर माँ का हाल लेता हूँ। नितिन कमरे में जाता है तो माँ की तबीयत खराब ही होती है। अरे माँ क्या हुआ, ठीक हो ना? कहाँ ठीक हो, तू तो मुझे किसी और दूसरे डॉक्टर को दिखा दे। मैंने अभी जिस डॉक्टर को दिखाया उसकी एक खुराक भी खा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं दिख रहा। पता नहीं क्या ही हो गया। तू एक काम कर, मुझे दूसरे डॉक्टर के पास ले चल। पर माँ, ये वाले डॉक्टर की दवा तो खा ले, 2-4 दिन खा ले, इतना लेके देख पहले असर होता है कि नहीं। एकदम से डॉक्टर चेंज करना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी दवा खाए बिना डॉक्टर बदलती रहेगी तो कैसे पता चलेगा? लेकिन माँ तो सुनने के लिए राजी नहीं थी। फिर नितिन उसे दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। अरे ये किसने दवाई दी? ये दवाई तो खानी नहीं थी। खाई तो नहीं है?
हाँ, मैंने 2 खुराक खाई है। अरे गलती कर दी, ये कोई पागल डॉक्टर लग रहा है जो ऐसी दवा आपको दे रहा है। रुकिए, मैं दवाई देता हूँ। नया डॉक्टर फिर लंबी चौड़ी दवा की लिस्ट दे देता है। देखा, मैंने कहा था ना, डॉक्टर गलत था वो वाला। पर माँ, पहले से ही तूने इतनी सारी दवा ले रखी है, और लेगी तो कैसे चलेगा? अरे कोई बात नहीं, वो वाली लौटा देते हैं। वो क्या है ना, दवाई वाला मेरी पहचान का है। दोनों माँ बेटे दवाई की दुकान में जाते हैं। देखो भैया, कल ना मैं ये दवा ले गई थी, वो सही नहीं है। आप ना ये वाली वापस करके ये वाली दे दो। मेडिकल शॉप वाला देखकर हैरान रह जाता है। क्या हो गया भैया, सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब ठीक है, लेकिन दवाई तो दोनों ही सेम है, बस कंपनी का फर्क है। बोलो तो दे दो, और ये दवाई तो वापस नहीं होगी। बोलिए। माँ देख, कैसे तेरे नए वाले डॉक्टर ने पागल बनाया हम लोगों को। लेकिन माँ तो कुछ सुनने के लिए राजी नहीं होती। वो दवाई लेकर घर आते हैं। फिर अगले रोज नितिन फिर से खर्चा करता है, ढेर सारी दवाइयां लाता है। शाम को नितिन ऑफिस से आकर माँ के पास जाता है। कुछ आराम मिला क्या माँ? वैसे कौन सी दवा खा रही हो? अरे कोई आराम नहीं है बेटा, दोनों डॉक्टर की दवा खा रही हूँ। वैसे पहले वाला डॉक्टर ही ठीक था, मुझे लग रहा है थोड़ा उसी की दवा से ना फर्क पड़ रहा है। मैंने तो बोला ही था, जबरदस्ती 2 डॉक्टर का खर्चा करवा रही हो। अरे माँ, पहले एक डॉक्टर की दवा खाकर देखा करो, तुरंत कुछ समझ में नहीं आता है। माँ ये सुनकर गुस्से से लाल हो जाती है। अच्छा, अब माँ का खर्चा गिना रहा है। कल तेरी माँ पैसे बचा रही थी, आज तेरी माँ खर्चे वाली हो गई। ए भगवान, ये तूने क्या सुना दिया? अरे माँ, भाई सही तो बोल रहा है। तू सिर्फ 1-2 दिन दवा खाती है, फिर बोलती है फर्क नहीं है। अच्छा अब बता, दवाई से कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं? मुझे तो दवाइयों से कोई असर नहीं पड़ रहा। तू एक काम कर, मुझे भोले पंडित के पास ले चल, वही मेरी नब्ज देखकर कोई टोटका बताएंगे। तभी वहां वीना आती है। वाह माँ जी वाह, क्या बात है आपकी। पहले आपने 2 डॉक्टर को दिखाया, ढेर सारी दवाइयां खरीदी, घर पर सजा दी, और अब चलिए पंडित के पास। पंडित क्या कर लेगा आपका? वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। दिमाग का इलाज किसी के पास नहीं होता। पैसे बर्बाद कर रही हैं आप हम लोगों के, और कुछ नहीं। अरे बहू, जिंदा रहूंगी तो पैसा भी बेटा खूब कमा लेगा। मैं मर गई ना तो मेरे बेटे को कोई नहीं संभाल पाएगा। रोहन माँ को लेके पंडित के पास जाता है, और फिर जब सब वापस आते हैं तो माँ और भी ज्यादा और बीमार सी दिखती है। क्या बोला पंडित, कितने हजार ऐट गया? मैंने तो पहले ही कहा था, पंडित के पास मेरे दर्द का मर्ज है। कल आएगा, एक पूजा करेगा, 50,000 की पूजा है। मेरे ऊपर ना राहु के तो दोनों का वास है। तुझे पता है मेरे नक्षत्र इतने बिगड़े हैं कि मेरी कभी भी मौत हो सकती थी। वो तो भला हो वो पंडित जी का, जिन्होंने 25,000 का एक नग बताकर मुझे दे दिया है। तू बस नितिन को बोलकर पंडित जी के अकाउंट में पैसे डलवा दे। बहू को आ जाता है गुस्सा कि कैसी है माँ, बेटे के पैसों को तो पानी की तरफ बहा रही है। शाम को जब नितिन घर लौटता है तो उसको सारी बात बताती है। पता नहीं माँ का दिमाग क्या है, कभी ठीक से काम ही नहीं करता। पैसा खर्च करने से पहले एक बार नहीं सोचती कि पैसा कहाँ खर्च कर रही है। और 50,000 रुपया, 50,000 की पूजा कौन करवाता है? पंडित तो लूटेगा ही। बाप रे। अब क्या था, घर में हमेशा पैसों की तंगी रहने लगती है। महीने के अंत में नितिन को किसी न किसी से उधार पैसा लेना पड़ता है, जिससे उसकी ऑफिस में इमेज खराब होने लगती है। नितिन काफी परेशान हो जाता है। फिर उसे उसका एक दोस्त मिलता है। क्या बात है नितिन, इतना परेशान क्यों रहता है? सब ठीक है ना? नहीं यार, क्या ठीक है, घर के हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं। अकेला कमाने वाला और पूरे घर की जिम्मेदारी, पता नहीं कैसे संभालूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे लेकिन तू तो बहुत अच्छा कमाता है, हजारों में कमाई है तेरी। अरे लेकिन खर्चा तो लाखों में है ना। बीवी समझदार घर की लाया था, सोचा था कुछ संभालेगी, लेकिन वो भी ऐसी निकली। वो तो ठीक है, लेकिन वैसे भी तेरे खर्चे ही क्या है? अपना मकान है, कोई बच्चों की पढ़ाई नहीं, सिर्फ खाना खाने का तो खर्चा है। अरे दूर से ऐसा देखने में लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। रोज के खर्चे, अरे कैसे खर्चे पूरे करूं यार, सबसे उधार मांग चुका हूं। अब तो लोग मुझे पैसा देने से भी मना करने लगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुझे बताता हूँ ऐसा टोटका कि लोग तेरे पीछे पड़ेंगे। पैसा ले लो मुझसे, पैसा ले लो। नितिन को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उधार देने के लिए उसके पीछे पड़ जाए। इस महीने फिर 20,000 रुपए की जरूरत थी। अरे मुझसे ले ले 20,000 रुपए, कब तक लौटाएगा बोल? नितिन खुश हो जाता है।
बस 2-4 महीने में लौटा दूंगा। ठीक है, ये 20,000 तू ले ले, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे इसका 10% यानी कि 2,000 रुपया हर महीने इंटरेस्ट दे दिया कर। इंटरेस्ट, और वो भी 10%? देख, अब मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ तो मुझे भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना। इंटरेस्ट में पैसा ले ले। 20,000 रुपये की जरूरत हो तो 2,000 में क्या जाता है देने में। 2-3 महीने 2-2 हजार रुपये दे दे, फिर जब पैसा आ जाए तो पैसा दे देना। नितिन को डील पसंद आती है। ऐसे में तो किसी के आगे पैसे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। वो मान जाता है। धीरे धीरे करके रतन उस दोस्त से लाखों रुपया उधार ले लेता है, जिसमें वो हजारों रुपया इंटरेस्ट पर स्पेंड करता है। वहीं घर वालों की भी फालतू के खर्चे की आदत जाने का नाम नहीं लेती। अलग अलग उधारी करके नितिन पर और परेशानी होने लगती है। अब वो घर पर भी देर से आना शुरू कर देता है। फिर एक दिन, क्या हुआ बेटा, इतना लेट क्यों आता है? टाइम से घर क्यों नहीं आता? घर के फालतू खर्चे से काफी परेशान रहता हूँ माँ। बेटा, एक पंडित जी मिला है मुझे, कह रहा था बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है, चलेगा उनके पास? नितिन, जो पहले ही पैसों को लेकर और कर्जों को लेकर परेशान होता है, माँ के साथ पंडित के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो माँ के साथ पंडित के पास जाता है। क्या हुआ बच्चा, परेशान क्यों है? देखने में अच्छा है, कमाई अच्छी है, फिर परेशानी क्या है? नितिन सारी बात बताता है। ऐसा करता हूँ, मैं कल तेरे घर आऊंगा, वही तेरी समस्या का समाधान है। लेकिन हाँ, जब मैं आऊं तो पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए। सास पंडित को पैसे देने लगती है तो पंडित मना कर देता है। बेटा और सास घर आते हैं। देखा कितना अच्छा पंडित था, एक भी रुपया नहीं लिया हम लोगों से। हाँ माँ, पंडित तो ठीक था, बस हमारी समस्या का समाधान करते। अगले रोज पंडित घर आता है तो सभी लोग घर के आसपास खड़े होते हैं। अलख निरंजन, चल बेटा बता, क्या समस्या है तेरी? मेरी समस्या यह है कि कमाई तो मेरी हजारों में है, लेकिन खर्चा लाखों में होता है। समझ में नहीं आता कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करूं। पंडित चारों तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि उस घर की परेशानी क्या है। तुम्हारे घर की परेशानी है फालतू का खर्चा। जिस दिन तुम फालतू के खर्चे घर का हर एक सदस्य खत्म करेगा, उस दिन तुम्हारे घर पर आर्थिक संपन्नता जरूर आएगी। मतलब अब से सब वही पैसा खर्च करो जहाँ जरूरत है। बहू रानी, तुम्हारा पति परेशान रहता है, लेकिन तुमने डिजाइनर ड्रेसेस अपने अलमारी में भर रखे हैं। अरे फायदा ही क्या, जब पति परेशान है, ये कपड़े पहनकर किसे दिखाओगी? पति के मन में ही नहीं बैठेंगे तुम्हारे ये कपड़े। और माँ जी, आप महंगी दवाइयाँ खाने से अच्छा है प्रकृति की वो दवाइयाँ खाइए जो बिल्कुल मुफ्त है। सुबह खुली हवा में सैर करें, योगा करें, ताजे फल सब्जियां खाइए। इससे खाने से आपको ये दूसरी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका छोटा भाई आपसे छोटा कम बड़ा ज्यादा लग रहा है। बेटा, पढ़ाई के बहाने आवारागर्दी ठीक नहीं है। भाई भाई का सहारा होता है। कल से तुम कमाई करो और भाई के खर्चों में उसका साथ दो, समझे? बाकी जो कर्जा तुम्हारे ऊपर है वो धीरे धीरे पूरा परिवार मिलकर चुका दो। बेटा परेशान रहे और पूरा घर ऐश करे, ये ठीक नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ, 5 महीने बाद मिलूंगा। बस फिर क्या था। घर के सभी लोग पंडित के कहने पर चलते हैं और घर के खर्चे पर कंट्रोल करते हैं। और वो समय भी आता है, निखिल की कमाई से मोटा पैसा भविष्य की बचत पर जमा होने लगता है।